ethnic group, what are the various type of sub ethnic groups के बारे में भी डिस्कस किया था हमने. We discussed about the constitutional right which is given to the weaker section. ठीक है, weaker section and minorities. Who are minorities? जिनका जो population है country में वो बहुत ज्यादा low है. ठीक है, and minorities वो होंगे. और आपके weaker section में कौन आते हैं? आपके scheduled caste, scheduled tribe, women and OBCs, right? So उनको क्या constitutional rights मिले हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आपके बेसिकली क्या क्या फंडामेंटल में क्या क्या राइट्स मिले हैं, और जो भी आपके सोशल एविल्स थे उसको किस तरीके से हटाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, किस तरीके से उसको हटा करके एक ऑफेंस बनाया गया, जैसे अनटचेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक. शुरू करते हैं. एथनिक ग्रुप में किसी को भी कोई डाउट? एथनिक ग्रुप क्या है, किसी को कोई डाउट? चलिए, एथनो रेशियल ग्रुप, एथनो रिलीजियस ग्रुप, क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं. फिर आर्टिकल 15 में कौन सा था? आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? आर्टिकल 15. आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 17. आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. प्रोहिबिशन मतलब हटाना है किस चीज को? अंतर्भावना को. प्रोहिबिशन यानी हटा देना, प्रोहिबिट कर देना, रोक देना. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ. इन बेसिस पे अगर कोई भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अंतर्भावना हो रहा है, तो उन सबको क्या करना है? हमें प्रोहिबिट, क्या कर देना है? रोक देना है. क्लियर होगी बात? एवरी पर्सन हैव राइट टू एक्सेस द पब्लिक प्रॉपर्टी. जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोड, वेल, म्युनिसिपल पार्क्स, हॉस्पिटल, ये आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, जो भी बेनिफिट्स मिला हुआ है, टेम्पल, ये सब जगह पे हर एक पर्सन जा सकता है, विजिट कर सकता है. दिस इज गिवन इन आर्टिकल 15. क्लियर होगी बात? यानी कि जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जैसे अर्लियर हरिजन्स, दलित्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल. क्लियर हो गई बात? तो इस चीज को क्या कर देना है? रोक देना है. ठीक है, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट नौकरियों का चांस हर एक कोई को मिलेगा. किसको मिलेगा? हर एक पर्सन जो है, हर एक कोई को इस चीज का पूरा राइट है. हर एक पर्सन में जिसकी एलिजिबिलिटी हो, जैसे ग्रेजुएशन है पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, हर एक कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ले सकता है. क्लियर होगी बात? तो पहला है क्या? प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. किस किस बेसिस पर? ये जो आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी. आगे आर्टिकल 15 लर्न हो गया, आर्टिकल 16 लर्न हो गया. आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरियां का सबका बराबर हक है. क्लियर? नेक्स्ट है आर्टिकल 17, और आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी? लाइक अर्लियर देयर इज अ social evil, and how the people are performing this, like if the person belongs to a particular community, let's say Harijans or Dalit. ठीक है, और हरिजन्स नाम पता है किसने दिया था? कि कौन हरिजन बुलाते थे? गांधी जी. ठीक है, तो अर्लियर दिस अनटचेबिलिटी जो आपका था बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. और सिर्फ बड़े बड़े घरों में ये चीज नहीं था, ये हर जगह, ऑफिस, स्कूल, हर जगह पे ये डिस्क्रिमिनेशन लोग फेस करते थे. लाइक जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि अर्लियर क्या होता था कि ये डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ अनएजुकेटेड लोग नहीं, एजुकेटेड लोग भी करते थे. कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे आते थे जब दलित वाले, तो उनको कहा जाता था कि आप यहाँ पर, एक मिनट, आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम अ वेल. वेल से पानी लेना उनको अलाउड नहीं था. समझ रहे हो? तो ये सारी चीजों को बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी फेस किया था. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि अगर अनटचेबिलिटी कहीं पर भी किसी भी एरिया में परफॉर्म होगा,
किसी भी जगह पे लोग अगर इसको फॉलो करेंगे तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा और उनके खिलाफ बेसिकली कार्रवाई ली जाएगी। लेकिन कौन सी ली जाएगी उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये चीज ऐसा होता है कहीं पर भी तो ऐसे केस में दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि वो एक गुनाह के रूप में माना जाएगा। आ रही बात समझ में? So untouchability is abolished and its practice in a form is forbidden. ठीक है, the enforcement any disability arising out of untouchability shall be offense punishable, यानी उनको punishment मिलेगा in accordance with law. क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 46। तो ये जितने भी आर्टिकल ऐसे तो खैर बहुत सारे आर्टिकल है। 470 articles are there in the constitution according to year 2020। 470 आर्टिकल्स, 470 आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, 25 जनवरी 2020 के हिसाब से 470 आर्टिकल। क्या बोलता है? आर्टिकल 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। और आप लोग को पता होगा कि एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी अब एक अमेंडमेंट हुआ है, वो भी किसने हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन। उनको भी रिजर्वेशन 10% का मिलना शुरू हुआ है, याद होगा आप लोग को। सो ये सारे विदाउट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन नॉट एबल टू इसको इन्फोर्स इन होल कंट्री। So the amendment is done for changing something, for adding something, but we never able to remove the fundamental rights from the constitution. समझ में आई बात? कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को आप कभी भी बदल और हटा नहीं सकते। क्लियर हो गई? चलिए, सो इस नाम से ही बिल्कुल ये पता लग रहा है कि यहाँ पर प्रमोशन किसका हो रहा है? SC ST का, अदर वीकर सेक्शन का, और दो तरीके से, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में आगे रिजर्वेशन वाला भी बात है, लेकिन ये क्या बोलता है कि जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर सकता है स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, खास करके शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, और वो प्रोटेक्ट कर सकता है उनको सोशल इनजस्टिस से, सोशल इनजस्टिस से उनको प्रोटेक्ट कर सकता है और हर टाइप की एक्सप्लॉयटेशन से उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। किनको? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर कोई खुद भी, अगर पर्टिकुलर, अगर हम मान लें इस पूरे इंडिया में अगर कोई स्टेट यानी कोई राज्य कुछ स्पेशल प्रेफरेंस भी देना चाहता है तो यहाँ पर उनको अलाउड है, अगर वो लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है सोशल जस्टिफिकेशन के लिए और एक्सप्लॉयटेशन को रिमूव करने के लिए, दे कैन बेसिकली यूज द, मतलब कह सकते हैं कि उनको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे नया ओपन करा लिया, ठीक है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं, आप उनको ये दे सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पूरा फीस जो आपका है तो उनको एडिशनल बेनिफिट के लिए स्कॉलरशिप दे सकते हो। तो दैट इज, मतलब ये पर्टिकुलर स्टेट्स के हाथ में है, गवर्नमेंट के भी हाथ में, कि अगर वो चाहे तो इन सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके का चेंजेस ला सकता है, यानी कि नया एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन करा दिया है ना उनके प्रोटेक्शन के लिए। और ऐसे भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को प्रमोट करने के लिए दे कैन ओपन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसीलिए बहुत जगह पे आप देखते होंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, संत स्टेफेंस कॉलेज, ये सब के पास अपना एक बेसिकली बोलते हैं राइट है कि वो चाहे तो अपने रिलीजन की बेसिकली पीपल को फर्स्ट प्रेफरेंस। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, खालसा कॉलेज, नेक्स्ट पॉइंट। सो आर्टिकल 46 क्लियर हो गया। यहाँ पर हम एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए किसका, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का और अदर वीकर सेक्शन का बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोशन प्रमोट कर सकते हैं। आई ना बात समझ में? प्रमोट करने का मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा प्रेफरेंस भी उनको दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, आर्टिकल 164। देखो आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, अब था आर्टिकल 46। अब हम पढ़े आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या बोलता है? अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यानी जो चीफ मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर कहाँ होता है बेटा?
स्टेट में, ठीक है। तो स्टेट में बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। कौन अपॉइंट करेगा? एंड अदर मिनिस्ट्रीज शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और बाकी जो मिनिस्ट्री है, बाकी मिनिस्ट्री में आपके आते हैं ना कि एग्रीकल्चर के लिए, आपके ट्रांसपोर्ट के लिए, कॉमर्स के लिए होता है ना अलग अलग मिनिस्ट्री, सो दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बट ऑन द मतलब किससे एडवाइस लेके? चीफ मिनिस्टर से एडवाइस लेके, और उसके बाद ही वो मिनिस्टर जो है वो होल्ड कर पाएंगे ऑफिस। क्लियर हो गई बात? सो लाइक इन शॉर्ट वी कैन से कि द आर्टिकल 164 इज सेइंग अबाउट द प्रोविजन एज टू मिनिस्टर। मिनिस्टर के लिए कुछ प्रोविजंस हैं कि किसी भी राज्य में चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। गवर्नर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और हर एक राज्य में जो गवर्नर होंगे वही चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेंगे, और चीफ मिनिस्टर के साथ एडवाइस लेकर के वो बाकी जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करेंगे। आगे बात समझ में यहाँ पर? नेक्स्ट गवर्नर, provided at the state of Bihar, Madhya Pradesh and Odisha, there shall be a minister in charge of tribal welfare, who may in addition be in charge of welfare of scheduled caste, backward classes or any other work। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ स्टेट के लिए बेसिकली जो मध्य प्रदेश, बिहार में ये जो बिहार अभी आपका 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ है, पता होगा नवंबर 2000 में। उससे पहले झारखंड का पूरा एरिया किस में आता था? बिहार में था। तो आपके वहां उस समय शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत हाई थी बिहार में, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी भी है, झारखंड में अभी भी है, और खासकर उड़ीसा में। तो ये जो 2-3 स्टेट्स हैं, यहाँ पर एक अलग मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा जो बेसिकली ट्राइबल के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, जो आदिवासी हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, और जरूरत लगेगी या जरूरत पड़ेगी तो वो शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी काम कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये आपका था आर्टिकल 164 दैट इज सेइंग अबाउट द प्रोविजंस ऑफ एज टू मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर को कुछ काम जो दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आर्टिकल 164 क्लियर? नेक्स्ट वन आर्टिकल 330। आर्टिकल 330, अब इसको कैसे याद करना है उसका मैं तरीका बताऊंगी, लर्न कैसे करना है, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 17, आर्टिकल 46, आर्टिकल 164 और अब आर्टिकल 330। क्लियर हो गई बात? तो आर्टिकल 330 क्या बोलता है वो सुनते हैं। सो आर्टिकल 330 बोलता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। यानी कि हमें बेसिकली किस सीट जो है वो अलॉट मतलब करना, सीट्स को रिजर्व करना है किसके लिए? आपके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, ही लागू होगा। यानी दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली दिस रिजर्वेशन इज इन ये सब जगह पे बेसिकली आपका लागू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम को छोड़ करके, ठीक है। और नेक्स्ट वन है शेड्यूल्ड ट्राइब में वही चीज, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। एंड जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन एनी स्टेट, यानी हर एक स्टेट में आपका यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी कौन सा टेरिटरी होता है? वो यूनियन टेरिटरी नहीं है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स ना, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। यूनियन टेरिटरी वैसे टेरिटरी है जो बेसिकली गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जिसका पूरा का पूरा राइट जो होता है बेसिकली पूरा किसका होता है? बेसिकली गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर कुछ भी लागू कर सकती है। आई बात समझ में? तो यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो सीट होगा, जो नंबर ऑफ सीट्स होगा वो रिजर्व्ड होगा इन एनी स्टेट, हर एक स्टेट में, और यूनियन टेरिटरी यानी कि राज्य में भी लागू होगा और यूनियन टेरिटरी में भी लागू होगा, ठीक है, संघ राज्य जिसको बोलते हैं, फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। और वो किसमें क्लॉज में आएगा? क्लॉज 1 में। और सेम प्रोपोर्शन ऑफ जो चीज है वो भी, पहला तो ये हुआ पॉइंट कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व होंगे आपके यूनियन टेरिटरी में भी, स्टेट में भी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में भी होंगे और स्टेट में।
उसके नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स भी हुआ है, 1984 में भी अमेंडमेंट हुआ है, 2000 में भी अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, 81st अमेंडमेंट 2000 में हुआ है, कुछ चेंजेस हुए होंगे सीट्स के प्रोपोर्शन में, और आपके 1984 में अमेंडमेंट हुआ है, तो ये सारे अमेंडमेंट्स को देखते हैं बाद में। और उसके अलावा आपका शेड्यूल्ड कास्ट में भी जो होगा आपका वही सेम शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह यहाँ पर भी आपका हर एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या होगा, रिजर्वेशन होगा, ठीक है। ओके, तो बस इतना इसको लर्न कर लो। चलिए लिखते हैं। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, और हर एक स्टेट में और हर एक यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, हर जगह पर आपको बेसिकली लेजिस्लेचर में आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गई बात, पार्लियामेंट में भी पता होगा रिजर्वेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 332, आर्टिकल 332, आर्टिकल 332। चलिए, तो पहला 330 कहता है रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन हाउस ऑफ द पीपल। बेसिकली ये पार्लियामेंट की बात कर रहा है, हाउस ऑफ द पीपल, दे आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। यहाँ ये हर एक राज्य की बात करना शुरू कर रहा है, हर एक राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना, हर एक राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर भी सीट्स रिजर्व होंगे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। आगे बात समझ में? तो पहला बता रहा है कि इट्स टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन की सुविधा मिलेगी, ठीक है। 332 कह रहा है रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा, हर एक राज्य के आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है। तो यहाँ पर सीट्स जो है वो वही सेम आपके हर एक जगह पे लागू रहेंगे, जैसे पहले आपके पार्लियामेंट था, हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी का जो भी अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। खैर कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं इन स्टेट वेयर देयर आर 2 हाउसेस, देयर इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है। और ये कुछ ही आपके स्टेट्स हैं जहां पर ये है, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स है, यानी कि 2 तरीके का, एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्लियर होगी बात? तो ये 5-6 शहर, 5-6 राज्य में है, मैंने बताया ना, बिहार में भी है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहां पर 2 असेंबलीज। लेकिन यहाँ सिर्फ बात करी जा रही है लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की नहीं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी सीट रिजर्वेशन होगा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम को छोड़कर, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर सेम प्रोपोर्शन होगा दोनों का, शेड्यूल कास्ट का भी और शेड्यूल ट्राइब का, दोनों का सेम प्रोपोर्शन। अगर 12-12% है तो 10% एक का है तो 10% दूसरे का भी। क्लियर होगी बात, समझ में आया? अब है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन, आर्टिकल 334, समझ में आया? आर्टिकल 330, आर्टिकल 164, आर्टिकल 46, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, और अब है आर्टिकल 332 भी हो गया जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर रहा है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 334, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 14 ईयर्स, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 14 यानी कि 60 ईयर्स। यहां पर कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन मिलेगा सीट्स का शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को इन द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट shall cease to have effect on the expiration of period of 14 or 60 years, यानी कि या तो वो जो पर्सन होगा, एंग्लो इंडियंस जो बात किया जा रहा है कम्युनिटी का, उनको अगर मिलेगा राइट, किसमें मिल रहा है राइट, आपके हाउस में और लेजिस्लेटिव में, तो ऐसे सिचुएशन में या तो उनका कार्य का सीमा होगा 14 साल यानी 14 ईयर्स तक, या तो वो जॉब करेंगे, या तो 60 ईयर्स, whichever is nearby they are doing the work like that। अगर कोई पर्सन है जिसकी उम्र 46 ईयर्स है तो लाइक वो 14 साल काम किया, 60 ईयर्स पहुंच गया, एक ये कंडीशन।
अगर पर्सन का एज है 48 ईयर्स, तो क्या लगता है 14 साल काम करेगा या 60 साल तक काम करेगा? 60 साल तक। आई बात समझ में? यानी कि 14 साल मैक्सिमम है या तो 60 इयर्स। अगर किसी ने 55 इयर्स में ज्वाइन किया तो 5 ही साल काम करेगा क्योंकि 60 इयर्स पहले आ गया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? और अगर किसी ने 45 इयर्स में ज्वाइन किया तो वो 59 इयर्स में ही रिटायरमेंट ले लेगा क्योंकि सिर्फ 14 साल का ही एज जो है 60 से पहले उसका 14 इयर्स का ड्यूरेशन खत्म हो रहा है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो रिजर्वेशन जो होगा शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, जो नॉमिनेशन से आएंगे वो जो उनका इफेक्ट होगा काम करने का वो सिर्फ 14 साल या 60 साल होगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना कमेंस हुआ उसके बाद। ठीक है। आर्टिकल 335 क्या बोलता है? Claims of scheduled caste and scheduled tribe to services and posts. Services and posts. Article 334, reservation of seats and special representation. Special representation यहाँ कौन दे रहे हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अभी कौन से? तो ये ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के जो कम्युनिटी थे, लाइक ब्रिटिशर्स की शादी अगर किसी इंडियन से होगी, इंडियन की शादी मतलब किसी ने ब्रिटिशर्स से कर दिया, लाइक जो उनकी फैमिली, लाइक जो एंसेस्ट्री कौन होता है? पूर्वज जो थे उनकी अगर ऐसी मैरिज हुई और उनके जो बच्चे हैं बेसिकली, तो दे कम्स अंडर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आई बात समझ में? सो ऐसे लोगों को भी स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का राइट है हाउस ऑफ बेसिकली पीपल में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, आपका जो पार्लियामेंट है वहां पर। लेकिन इनका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 14 ईयर्स, 14 साल तक या तो वो रहे या तो फिर 60। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हाँ, तो यही है, एंग्लो इंडियंस आर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, दूज विथ मिक्स्ड इंडियन एंड ब्रिटिश एंसेस्ट्री एंड पीपल ऑफ ब्रिटिश डिसेंट बोर्न और रिसाइडिंग इन इंडिया। लेकिन ये होने कौन चाहिए? जो इंडिया में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया से जो बाहर रह रहे हैं वो नहीं, जो इंडिया में रह रहा, ठीक है, यानी जिनकी एंसेस्ट्री ब्रिटिश और इंडियन है लेकिन वो इंडिया में ही रिसाइड कर रहा, यानी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, claims of scheduled caste and scheduled tribes to services and posts. रवीना, क्लियर हो रहा है बेटा? क्या बताया मैंने एंग्लो इंडियंस के बारे में? बताइए मुझे क्या हुआ? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो क्लेम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब टू सर्विस एंड पोस्ट, ये क्लेम मतलब आर्टिकल 335 में है। ये 334 में रिजर्वेशन था ऑफ सीट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। 332 में क्या था? लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट। और 330 में क्या था? हाउस ऑफ द पीपल में रिजर्वेशन। Clear enough? The claims of the member of scheduled caste and scheduled tribe shall be taken into consideration. Claim, अगर किसी भी तरीके का कोई क्लेम करता है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्लेम को लिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, माना जाएगा, consistently with maintenance of efficiency of administration in the making of appointment to services and posts in connection with affairs of union of a state. यानी कि अगर किसी भी तरीके का क्लेम शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब करता है तो उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा, माना जाएगा और कंसिस्टेंटली मेंटेन किया जाएगा इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का उसको मेंटेन करने के लिए। इन द मेकिंग यानी अपॉइंटमेंट्स लिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सर्विसेज एंड पोस्ट ऑफ जिसका भी कनेक्शन स्टेट से रिलेटेड होगा, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज और पोस्ट होगा, अगर उसमें किसी भी तरीके का क्लेम दिया जाता है आपके शेड्यूल का और शेड्यूल ट्राइब का, तो वो उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको माना जाएगा, एक तरीके से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। 15 provided that nothing in this article shall prevent in making any provision in favor of members of scheduled caste, scheduled tribe for relaxation in qualifying. Basically यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके का, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको आर्टिकल जो है वो मना नहीं कर रहा है कि आप प्रोविजन या फेवर नहीं दे सकते हो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये अमेंडमेंट हुआ है 72nd यानी 72 अमेंडमेंट है, तो यानी कि कहा जा रहा है कि कोई भी प्रोविजंस या फिर मेंबर्स जो हैं, जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है,
उनको स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा कि अगर आप चाहें तो आपको जॉब करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन आप दे सकते हैं, क्वालिफाइंग रिलैक्सेशन दे सकते हैं, एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। आई बात समझ में? यानी सर्विस और पोस्ट जो भी स्टेट से रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, उसमें हर एक क्लेम को कंसिडर किया जाएगा, माना जाएगा, स्पेशल प्रोविजन भी बना सकते हैं आप। और साथ साथ में अगर स्टेट चाहे तो थोड़ा बहुत उनको क्या दे सकता है, बेसिकली रिलैक्सेशन दे सकता है क्वालिफाइंग में या फिर एज में। जैसे आपको पता होगा शायद कि आज भी हमारे यहाँ एज रिलैक्सेशन इज गिवन टू द ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना, एज रिलैक्सेशन लाइक 2-3 years आर एक्सटेंडेड, और है ना। चलिए नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 हम लोग ना आर्टिकल 340 तक कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए आई थिंक बहुत हो जाएगा फिर आर्टिकल्स, फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे शॉर्टकट में। सारे आर्टिकल्स याद तो हो नहीं पाएंगे तो एक एक करके ऐसे कर लेंगे। सो आर्टिकल 338 क्या बोलता है? आर्टिकल 338 क्या बोलता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। इसके अंडर मतलब सेंट्रल एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर, यानी जैसे प्लानिंग कमीशन था ना जो आपके लिए बेसिकली प्लान बनाता था, है ना, वैसे ही अगर नेशनल कमीशन चाहिए किसके लिए? वेलफेयर के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसीज के लिए नेशनल कमीशन। और उसका मैं दो चार आप लोग लिखे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, और अभी इसके जो मिनिस्टर है, इसके मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो है वो मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं। सो नेशनल कमीशन बनाया गया, बेसिकली इट्स नॉट आई थॉट, बनाया गया नेशनल कमीशन किसके लिए? वेलफेयर के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। क्लियर हो गई बात? और वो क्या काम करेंगे? वेलफेयर, यानी कि उनकी उत्थान के लिए, किसके उत्थान के लिए? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए उनके लिए कमीशन बनाया गया, ठीक है। अभी भी उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट वन आर्टिकल 340। आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन, यानी कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट किसी भी कमीशन में, द प्रेसिडेंट मे ऑर्डर अपॉइंट अ कमीशन, एक कमीशन बना सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, जिसमें वैसे पर्सन होंगे जो सोशली हमारे यहाँ बैकवर्ड कास्ट का क्या सिचुएशन है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बताया था कि नरसिम्हा कमेटी बनी थी, बताया था ना, वो भी इसी में आएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो कोई कमीशन बनाएगा, उस कमीशन में ऐसे लोगों को अपॉइंट करेगा जो लोग का काम क्या होगा? इन्वेस्टिगेट करना कि बैकवर्ड क्लास का एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली क्या कंडीशन है समाज में, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी डिफिकल्टीज जो है लोग वहां पर फेस कर रहे हैं, ओबीसीज जो हैं, बैकवर्ड क्लासेस जो हैं आपके, उसको रिमूव करना है वो सारी डिफिकल्टीज को, और इम्प्रूव करना है बैकवर्ड क्लास के कंडीशन को। और अगर पॉसिबल होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको ग्रांट भी दिया जाएगा। दोनों गवर्नमेंट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, और उसके अलावा जो आपके कमीशन होंगे, कमीशन सो अपॉइंटेड शैल इन्वेस्टिगेट द मैटर टू रेफर टू देम, यानी जो भी मैटर उनको लगेगा ओबीसी से रिलेटेड है, रेफर किया गया उसको देखेंगे, ठीक है। और उसका रिपोर्ट रेडी करेंगे, और उस रिपोर्ट को कहाँ देंगे? प्रेसिडेंट को। किसको रिपोर्ट देंगे? प्रेसिडेंट को, ठीक है। फैक्ट्स को निकालेंगे और रिकमेंड करेंगे, और रिकमेंडेशन दिया जाएगा। एक बार नरसिम्हा कमेटी पढ़ के आना तुम लोग इस पे, ठीक है, नरसिम्हा कमेटी, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कमेटी है। उसमें वो जो रिपोर्ट रेडी हुआ था उसी के थ्रू पता लगा कि रिजर्वेशन इज बीइंग फायर्ड। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कमीशन जो है अपॉइंट होगा, इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर्स को, और रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करेगा प्रेसिडेंट के सामने, और साथ साथ बताएगा भी कि क्या क्या चेंजेस और कंडीशन कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट शैल कॉज अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट प्रेजेंटेड टुगेदर विथ मेमोरेंडम एंड एक्सप्लेन करेगा इसको हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। समझ में आया? क्या समझ आया हर्ष?
किसके द्वारा कमीशन बैठाया जाएगा, अपॉइंटमेंट टू ऑफ अ कमीशन। और इवन अगर डिफिकल्टीज है तो ग्रांट वगैरह भी दिलवा सकते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू उस एरिया में, कि जहां पर वो चाहे तो कुछ नया प्रोविजन बने, बदलाव आए तो ग्रांट वगैरह भी प्रोवाइड किया जा सकता है। और साथ साथ में जो रिपोर्ट होगा ना, एक रिपोर्ट तो पहले प्रेसिडेंट के सामने आएगा, तो प्रेसिडेंट देखेंगे रिपोर्ट को, जो भी उसका आउटकम है रिपोर्ट में, जो भी चीजें आई हैं उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, और अगर सॉल्यूशन मिल जाता है उसका प्रॉपरली, या फिर कुछ देखते हैं उसके बाद अगर कोई चेंज लाते हो आप तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है, तो इसके लिए ये दोनों हाउस में जो राज्यसभा एंड लोकसभा के सामने इसको बेसिकली प्रेजेंट करेंगे कि ये बदलाव लाने की जरूरत इन राज्य में। या तो एक सेंट्रल कमीशन भी बिठा सकते हैं कि पूरा सारे हर एक स्टेट को देखे, या फिर अलग अलग स्टेट बेसिस पे बिठा सकते हैं कमीशन। ठीक है, जैसे तुम लोग, अगर मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ, तुम लोग एक रिपोर्ट पढ़ो, ये रिपोर्ट आया नीति आयोग के द्वारा ऑन रूरल बिहार, so you can study about it as well, like if you have time you can read about it, like the report is ready by the Niti Aayog, earlier that was the planning commission that was started in 1950, then 1950 के बाद नीति आयोग ने उसको टेक ओवर कर लिया, मतलब आपके प्लानिंग कमीशन को, नीति आयोग अब सब चीजों को देखता है। क्लियर होगी बात? तो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा में आपको बता दिया है। करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या है, आर्टिकल 15, prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, gender और place of birth। तो इसको याद करने के लिए बस याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन वर्ड याद रहेगा। किस किस ग्राउंड पे, रेस यानी कलर, रेसिज्म जिसको बोलते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, रेस, फिर आपका रिलीजन, आपका कास्ट, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन, नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 16, और इसको याद करने का तरीका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 15 को लर्न करने का तरीका डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 17 एबोलिशन, अनटचेबिलिटी रहेगा तो अपने आप याद हो जाएगा एबोलिशन, यानी एबोलिश करना मतलब हटा देना, एबोलिश करना मतलब हटा देना, प्रोहिबिट मतलब रोक देना। तो यहां तक आई गेस क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 17 तक, डिस्क्रिमिनेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में इंटरेस्ट, यहां पर बस याद रखना, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। अब किसका होगा, तो ऑब्वियसली शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और OWS, अदर वीकर सेक्शन। क्लियर? तो वीकर सेक्शन में बताया था ना मैंने, विमेन आर आल्सो कंसिडर्ड अंडर दैट। सो यहाँ पर बात हो रही है ओबीसी की भी और विमेन की भी। ठीक है, सो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल, तो इसको याद रखना, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ये सॉरी इंटरेस्ट, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये हो गया सेक्शन 46। रोल नंबर हर्ष 46 लर्न रहेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 164। अब 164 को याद करने का तरीका मिनिस्टर्स। 164 को कैसे याद करेंगे, तो मिनिस्टर्स में यहाँ किसकी बात हो रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्ट्रीज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 330, इसको याद करने का तरीका हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ सिर्फ दो कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है, बाकी की नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन 330 को याद करने का तरीका हाउस ऑफ द पीपल। 332 को लर्न करने का तरीका लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्टेट में। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल 334। तो 334 में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी 60 इयर्स और 14 इयर्स। क्लियर? आर्टिकल 335 क्लेम्स ऑफ शेड्यूल, तो यहां इसको याद रखना, सर्विसेज एंड पोस्ट, क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब टू द सर्विसेज एंड पोस्ट, यानी उनको सर्विस और पोस्ट यानी उनको पोजीशन
हर जगह पे जहां स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में उनका भी वहां रिजर्वेशन होगा। आई बात समझ में ना? नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन, आर्टिकल 340 अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, और किसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? बैकवर्ड क्लासेस के सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने। यहां तक लर्न हो गया सबको एवरीवन? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट्स, एनी ऑफ द आर्टिकल, व्हाटएवर वी स्टडीड? एनीवन? ऑनलाइन क्लास को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।